आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम मानव स्वभाव की एक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कभी-कभी हम सब, यहाँ तक कि जिन्हें हम अच्छा मानते हैं, वो भी ऐसे काम कर जाते हैं जो उनके अपने ही उसूलों के खिलाफ होते हैं। ये होता क्यों है? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। हम्म, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ विचारों पर बात करेंगे। ये हमारे अंदर छिपी उन शक्तियों, उन अनदेखे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जो अनजाने में हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बातें कुछ साइकोलॉजी की स्टडीज और सोच पर बेस्ड है, जो हमारे अंधेरे पक्ष या जिसे शैडो सेल्फ कहते हैं, उसकी पड़ताल करती हैं। हाँ, और देखिए, हमारा इरादा यहाँ किसी को जज करना या उंगली उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि कोशिश है कि हम खुद को और दूसरों को थोड़ी ज्यादा गहराई से समझ सकें। सही कहा। ये जानना कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें कभी-कभी हमारे आदर्शों से भटका देता है, शायद हमें ज्यादा जागरूक और शायद थोड़ा ज्यादा दयालु भी बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। तो शुरुआत इस बुनियादी विचार से करते हैं कि हम में से हर किसी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम या तो पहचानते नहीं या जानबूझकर देखना नहीं चाहते। साइकोलॉजिस्ट इसे छाया कहते हैं, शैडो। छाया। हाँ, ये वो सब कुछ है जो हम अपने बारे में मानना नहीं चाहते। हमारी कमजोरियां, हमारे डर, हमारी वो इच्छाएं जिन्हें हम ठीक नहीं समझते। तो ये छाया या अनदेखा हिस्सा, ये हमारी जिंदगी में सामने कैसे आता है? मतलब पता कैसे चलता है इसका? हाँ, कई तरीके हैं, लेकिन एक बहुत आम तरीका है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं। इसका मतलब है हम अपनी वो खामियां या भावनाएं जो हमें खुद पे पसंद नहीं, वो हम दूसरों में देखने लगते हैं और फिर उन पर गुस्सा करते हैं। अच्छा, दूसरों पर। हाँ, जैसे वो एक उदाहरण था, एक महिला टीवी पर किसी अजनबी का चेहरा देखकर बुरी तरह भड़क गई थी। बहुत गुस्सा हुई। हम बाद में पता चला कि उस अजनबी का चेहरा उसकी माँ जैसा था, जिसने बचपन में उसे किसी बात पर बहुत बुरी तरह डांटा था। तो देखिए, सालों बाद भी अनजाने में वो गुस्सा उस अजनबी पर निकल गया। अरे बाप रे! मतलब हम दूसरों पर अपनी ही अनदेखी चीजें फेंक रहे होते हैं। पर हम इसे पहचानते क्यों नहीं? ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल है क्योंकि अपनी कमियों को, अपने छिपे इरादों को या अपने अंदर के अंधेरे को मानना आसान नहीं होता। ये हमारे अहम को, सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हम अक्सर अपने बर्ताव को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं, जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब बहाने बनाना। हाँ, सही पकड़ा। अपने बर्ताव को सही ठहराने के लिए। सच तो यह है कि हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। एक विचारक ने कहा था ना, मैं जिसे जानता हूं, यानी खुद को, वो ये जानने के लिए काफी नहीं जानता कि वो काफी नहीं जानता। हमारी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। इससे एक और गहरा सवाल जुड़ता है। हम अक्सर जानते हैं कि सही क्या है, अच्छा क्या है, पर फिर भी हम वो कर नहीं पाते। बाइबल में सेंट पॉल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी? नहीं नहीं, मामला सिर्फ इच्छा शक्ति से ज्यादा पेचीदा है। ये सोचना कि हमारा मन, हमारी साइकी एक यूनिट है, शायद ठीक नहीं है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारा मन कई अलग अलग एनर्जी सेंटर्स या हिस्सों का ग्रुप है। उन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स। हाँ, आप इन्हें एक कमिटी के सदस्यों की तरह समझ सकती हैं। सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं और ये बनते हैं हमारे अतीत के अनुभवों से, खासकर बचपन के। मतलब हमारे अंदर ही अलग अलग आवाजें हैं जो हमें अलग अलग तरफ खींच रही हैं। बिल्कुल। और ये कॉम्प्लेक्स हमारी जानकारी के बिना ही हमारे फैसलों और व्यवहार पर असर डालते हैं। जब हम कहते हैं ना, पता नहीं मुझ पर क्या सवार हो गया था, तो शायद हम इन्हीं में से किसी एक कॉम्प्लेक्स के असर में होते हैं। अच्छा। और इससे बचने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे इनकार करना, डिनायल, सच को देखना ही नहीं चाहते, या टालम मटोल करना, अवॉइडेंस, मुश्किल भावनाओं या सिचुएशन से बचते हैं। ये सब हमारी छाया को और गहरा कर देते हैं। तो फिर हल क्या है? अगर सिर्फ विल पावर काफी नहीं है तो रास्ता क्या है? रास्ता आसान नहीं है और ना ही छोटा है। ये अपनी छाया को धीरे धीरे समझने और उसका सामना करने का एक लगातार चलने वाला काम है। आप इसे एक तरह का स्थिर काम, स्टेडी वर्क कह सकती हैं, जो शायद जिंदगी भर चलता है। ज्यादा कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा जागरूक होना।
चलिए अब इस पर आते हैं कि ये छाया व्यक्तिगत स्तर पर बनती कैसे है। आपने बचपन के अनुभवों की बात की, क्या वो इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? हाँ, बहुत बड़ी भूमिका। बचपन में हम बहुत सहज होते हैं, नेचुरल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं कि समाज, परिवार, स्कूल क्या एक्सेप्ट करता है और क्या नहीं। सही है। जिन भावनाओं या व्यवहारों को स्वीकृति नहीं मिलती, उन्हें हम दबा देते हैं और वो हमारी छाया का हिस्सा बन जाते हैं। कि कैसे बचपन में बिना कपड़ों के नाचने गाने पर माँ की शर्मिंदगी ने उसे इतना इंट्रोवर्ट बना दिया कि बाद में खुद पर ध्यान खींचना ही उसे गलत लगने लगा। उसकी वो नेचुरल खुशी दब गई। ओह, और ये भी तो है कि जो एक कल्चर में नॉर्मल है वो दूसरे में अजीब माना जा सकता है। बिल्कुल, छाया रिलेटिव होती है। हमारी व्यक्तिगत छाया में वो सब कुछ आ जाता है जिसे हमने खुद से अलग कर दिया है। हमारी दबी हुई प्रतिभाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं और अक्सर खुद होने का डर। वो एडवर्ड नाम की टीवी एंकर का उदाहरण था ना, जो बाहर से सफल था पर अंदर से अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत गहरा संघर्ष में था। वो जो अपनी पत्नी को अजीब फोन कॉल करता था, वही उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक दबंग माँ और पैसिव पिता के माहौल ने और बाद में धार्मिक शिक्षाओं ने उसकी सेक्सुअलिटी को दबा दिया, उसे पाप का रूप दे दिया। शादी के बाद भी ये संघर्ष चलता रहा और उसकी पत्नी अनजाने में माँ और पुजारी दोनों की भूमिका निभाने लगी, जिससे उसका अंदरूनी भावनात्मक जीवन, जिसे एनिमा कहते हैं, पुरुष के अंदर का स्त्री तत्व, वो बट गया। वो अपनी भावनाओं और शारीरिक इच्छाओं के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहा था। ये दिखाता है कि कैसे परिवार और कल्चर के दबाव हमारे अंदर गहरे विभाजन पैदा कर सकते हैं। ये जो व्यक्तिगत छाया है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों को उनको कैसे प्रभावित करती है? क्या हमारे झगड़ों और तनावों के पीछे भी यही होती है? अक्सर, हाँ, अक्सर रिश्तों में हम अनजाने में अपने अतीत के पैटर्न दोहराते हैं। हमारे अंदर का वो बच्चा जिसे बचपन में प्यार या स्वीकृति नहीं मिली, वो आज भी मौजूद है। जब हमारे पार्टनर से हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वही बच्चा गुस्सा या निराशा महसूस करता है। वो टॉम और सैली आरे जोड़े का उदाहरण था, जो रोज झगड़ते थे। हाँ, याद है। पता चला कि टॉम की माँ बहुत दखल देती थी, इंटरफेयरिंग थी। तो जब सैली करीब आती, टॉम को घुटन होती और वो पीछे हट जाता। वहीं सैली के माता पिता थोड़े दूर रहने वाले थे, डिस्टेंट थे। तो टॉम के पीछे हटने पर उसे रिजेक्शन जैसा महसूस होता और वो गुस्सा हो जाती। मतलब वो एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपने अतीत की छायाओं से लड़ रहे थे, एक तरह से। काफी हद तक। हाँ, इसे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन और हस्तांतरण, ट्रांसफरेंस कहते हैं। हम अपने अतीत के अनुभव और भावनाएं वर्तमान रिश्तों पर डाल देते हैं। अनजाने में हम अपने माता पिता के साथ अपने अधूरे मुद्दों को अपने साथी के साथ सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो एवलिन का उदाहरण था, जिसके पिता शराबी थे। हाँ। उसने पहले एक शराबी से शादी की, फिर एक ऐसे आदमी से जो काम नहीं कर सकता था। दोनों ही किसी न किसी तरह अक्षम थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिता को अनुभव किया था। तो इस साइकिल से, इस चक्र से निकलने का तरीका क्या है? तरीका है मनोवैज्ञानिक बनना, मतलब साइकोलॉजिकल होना। इसका मतलब है खुद से पूछना, ये जो इतनी तेज भावना या व्यवहार है, ये मुझ में कहाँ से आ रहा है? क्या मैंने पहले भी ऐसा महसूस किया है? इसमें मेरे अतीत का क्या हिस्सा है? अपने पार्टनर को दोष देने के बजाय अपनी रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेना और अपनी भावनात्मक ज़रूरतें खुद पूरी करना सीखना। ये मुश्किल है, क्योंकि प्यार अक्सर हमसे आराम से ज्यादा की मांग करता है। ये हमें अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स देखने पर मजबूर करता है। हमने व्यक्तिगत और रिश्तों की बात की। क्या समूहों की, समाज की भी अपनी छाया होती है? बिल्कुल होती है। जैसे व्यक्ति का अहंकार खुद का बचाव करता है, वैसे ही समूह का भी एक अहंकार होता है, जो अपनी कमजोरियों या गलतियों को मानना नहीं चाहता। और इस सामूहिक अहंकार को करिश्माई नेता आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो तानाशाह हो, राजनेताओं हो या धार्मिक गुरु। अच्छा। हाँ, वे हमारे सामूहिक असुरक्षाओं और अनजाने डर का फायदा उठाते हैं। समूह में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भूल सकता है और ऐसी चीजें कर सकता है जो वो अकेले कभी नहीं करेगा। इसका कोई उदाहरण, कुछ खास? इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। वो मिलग्राम के प्रयोग याद हैं? दिखाते हैं कि कैसे सामान्य लोग अथॉरिटी के दबाव में दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, वो बिजली के झटके वाले। वही,
युद्ध के दौरान होने वाले अत्याचार या होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि कैसे सामान्य नागरिक, डॉक्टर, पुलिस वाले भी भयानक कामों में हिस्सा ले सकते हैं, बहाने बनाकर मैं तो बस आदेश मान रही थी या रहा था, या भावनाओं से खुद को शून्य करके। सामूहिक छाया हम सबकी अनदेखी व्यक्तिगत छायाओं का ही जोड़ होती है। जब हम अपनी व्यक्तिगत छाया पर काम नहीं करते तो हम अनजाने में सामूहिक अंधेरे को बढ़ाते हैं। और संस्थान जैसे सरकारें, कंपनियां, यहाँ तक कि धर्म, क्या उनकी भी अपनी छाया होती है? हाँ, बिल्कुल। संस्थान अक्सर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। सही। उनका मूल उद्देश्य होता है लोगों की सेवा या विकास करना, पर वो भटक कर सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने और अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने में लग जाते हैं। कंपनियां अक्सर मुनाफे के चक्कर में कर्मचारियों की भावनात्मक जरूरतों, उनकी आत्मा को नजरअंदाज कर देती हैं। सही। इससे कॉर्पोरेट न्यूरोसिस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कॉर्पोरेट न्यूरोसिस? हाँ। इसी तरह धर्म या राजनीतिक विचारधाराएं जब कट्टर हो जाती हैं, फंडामेंटलिस्ट, हाँ। तो वो अक्सर डर से प्रेरित होती हैं। अच्छा। वे अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहती हैं। वे आलोचना को दबाते हैं और अपनी छाया दूसरों पर डालते हैं। तो क्या प्रगति का, डेवलपमेंट का भी कोई अंधेरा पहलू है? ये बहुत गहरा सवाल है। आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी, साइंस, लेकिन शायद कुछ छीना भी है। पुरानी दुनिया में भले ही सीमाएं थीं, पर एक तरह का सामंजस्य था, एक मीनिंग था। ग्वेथे का फॉस्ट का चरित्र वो आधुनिक इंसान का प्रतीक है, ज्ञान और अनुभव की असीम प्यास, लेकिन अनजाने में विनाश लाने वाला। प्रगति के अनपेक्षित परिणाम होते हैं, पोल्यूशन, परमाणु हथियार, तकनीक का दुरुपयोग। कभी कभी लगता है कि बाहरी तरक्की के साथ हमारा अंदरूनी जीवन कहीं पीछे छूट गया है। वो कॉनराड की कहानी हार्ट ऑफ डार्कनेस में कर्ट्स का पतन, द हॉरर, वो यही दिखाता है। बाहरी सभ्यता का मुखौटा अंदर के खोखलेपन और अंधेरे को छुपा नहीं सकता। इन सब बातों से ईश्वर या आध्यात्मिकता की अवधारणा पर भी सवाल उठता है। दुनिया में इतनी बुराई और दुख क्यों है? अगर कोई सर्वशक्तिमान अच्छी शक्ति है तो? इसे बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। हाँ, ये एक क्लासिक सवाल है, पर शायद ये ईश्वर की नहीं, बल्कि हमारे मानवीय अहंकार, हमारे ईगो की समस्या है। अयूब, जोब की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अयूब? हाँ, अयूब मानता था कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। उसका ईश्वर के साथ एक तरह का सौदा था। जब उस पर मुसीबतें आईं तो उसका ये विश्वास टूट गया। ईश्वर का जवाब जो तूफान से आता है, वो अयूब के अहंकार को चुनौती देता है। उसे एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड की जटिलता, उसका रहस्य, उसकी समझ से परे है। शायद बुराई या दुख ईश्वर की रचना नहीं, बल्कि हमारे सीमित नजरिए का परिणाम है। हम जीवन को अच्छे बुरे में बांटते हैं, जबकि प्रकृति वो तो बस है। हमारी सबसे बड़ी आजादी शायद यही मानने में है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने अब तक छाया के नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा बात की। क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी है? क्या अंधेरे में रोशनी भी छुपी हो सकती है? बिल्कुल, यही तो इस पूरी अवधारणा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारी छाया में सिर्फ हमारी कमियां ही नहीं होती, बल्कि हमारी दबी हुई क्षमताएं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी असलियत, वो भी छिपी होती है। अच्छा। हाँ, गुस्सा, जिसे अक्सर बुरा माना जाता है, वो वास्तव में अन्याय के खिलाफ खड़े होने या अपनी सीमाओं की रक्षा करने की ऊर्जा हो सकता है। कामुकता, जिसे दबाया जाता है, वो जीवन और रचनात्मकता की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ, किताब में एक डॉक्टर का जिक्र था जो असल में संगीतकार बनना चाहती थी, लेकिन माता पिता और आलोचकों के डर से उसने अपना सपना दबा दिया था। उसकी छाया में उसकी प्रतिभा छिपी थी। उसका छाया कार्य था अपने डर का सामना करना और अपनी प्रतिभा को स्वीकार करना। इसी तरह हमारी छाया में हमारी वो गहरी भावनाएं भी हो सकती हैं जिन्हें हमने मजबूत दिखने के चक्कर में दबा दिया है। खुद को अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ स्वीकार करना, यही आत्मा अलगाव से मुक्ति दिलाता है। तो ये जो छाया कार्य, शैडो वर्क की बात हम कर रहे हैं, ये असल में है क्या और इसे किया कैसे जाए? सुनने में बहुत भारी लगता है। ये भारी है और आसान बिल्कुल नहीं है। ये कोई फील गुड वाला नुस्खा नहीं है। ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, अपने दर्द और अपनी असहजता का सामना करना सीखना है। ये आराम नहीं, बल्कि बेचैनी बढ़ा सकता है।
पर यही हमें ज्यादा परिपक्व, ज्यादा पूरा इंसान बनाता है। इसमें सिर्फ अपनी बुराइयों को देखना नहीं है, बल्कि अपने उन अच्छे गुणों के अंधेरे पहलू को भी पहचानना शामिल है। जैसे बहुत ज्यादा देखभाल करने वाला इंसान शायद दूसरों को निर्भर बना रहा हो, या बहुत ज्यादा लॉजिकल व्यक्ति अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा हो। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या कुछ सवाल हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं? हाँ, कुछ सवाल मदद कर सकते हैं। जैसे पहला, कौन सी चीजें या किस तरह के लोग आपको लगातार परेशान या गुस्सा दिलाते हैं? हो सकता है ये प्रोजेक्शन हो। दूसरा, आप जीवन के किस एरिया में अटके हुए या रुके हुए महसूस करते हैं? शायद वहां कोई डर या दबा हुआ हिस्सा है। तीसरा, आपके रिश्तों में बार बार कौन से पैटर्न दोहराए जाते हैं? क्या ये अतीत की छाया है? और चौथा, आपके कौन से पॉजिटिव गुण, कौन सी अच्छी बातें कभी-कभी समस्याएं पैदा कर देती हैं? ये सवाल हमें हमारी छाया की ओर इशारा कर सकते हैं, उन पहलुओं की तरफ जिन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं। और अगर हम अटके हुए महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? अक्सर पुराना डर। हम सब एक तरह से अपने बचपन के अनुभवों से उभर रहे रिकवरिंग चिल्ड्रन है। डर का सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमें समाज या परिवार द्वारा थोपी गई झूठी पहचान, वो फॉल्स सेल्फ, उसे छोड़कर अपने असली रास्ते पर चलना होता है, अपनी पूरी सच्चाई के साथ, अच्छी और बुरी दोनों। विरोधाभासी रूप से हमारी सबसे गहरी छाया अक्सर खुद बनने से बचना ही होती है, क्योंकि वो जोखिम भरा लगता है। तो ये सारा काम अपनी छाया को समझना और उसका सामना करना, क्या ये सिर्फ अपने लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद भी है? नहीं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी। हमारी व्यक्तिगत अनदेखी छायाएं ही मिलकर दुनिया में सामूहिक अंधेरा पैदा करती हैं, चाहे वो पूर्वाग्रह हो, नफरत हो या हिंसा। जब हम अपनी छाया पर काम करते हैं तो हम न सिर्फ खुद ज्यादा पूर्ण बनते हैं, बल्कि दुनिया में भी थोड़ी ज्यादा रोशनी लाते हैं। हम सीखते हैं कि कोई भी भावना गलत नहीं है, बस हमें जिम्मेदार होना है कि हम उसे कैसे व्यक्त करते हैं। अंततः जैसा गोविते ने कहा था, मरना और इस तरह बढ़ना, यानी अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर विकसित होना, ये अनुभव किए बिना हम इस अंधेरी धरती पर सिर्फ परेशान मेहमान हैं। तो आज हमने अपने अंदर के इन छिपे हुए अनदेखे कोनों की एक यात्रा सीखी। हमने समझने की कोशिश की कि कैसे हमारे सचेत इरादों और अनजाने आवेगों, हमारी अच्छाई और हमारी छाया के बीच लगातार एक संघर्ष सा चलता रहता है, व्यक्तिगत स्तर पर, रिश्तों में, समाज में और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिकता में भी। और हमने ये भी देखा कि इन अंधेरे पहलुओं का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विकास के लिए, स्वस्थ रिश्तों के लिए और एक ज्यादा जागरूक और करुणामय दुनिया बनाने के लिए ये कितना जरूरी भी है। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है खुद को बेहतर समझने की। हाँ, इस चर्चा का उद्देश्य कोई तैयार जवाब देना नहीं था, बल्कि इन विचारों के आधार पर गहरी व्यक्तिगत सोच के लिए कुछ दरवाजे खोलना था। हम श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, आपकी अपनी छायाएं क्या हो सकती हैं? कौन से अनदेखे हिस्से हैं जो शायद आपके जीवन, आपके रिश्तों, आपकी खुशियों को अनजाने में प्रभावित कर रहे हैं? हमें जरूर बताइए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। क्या ये आपके लिए उपयोगी थी? क्या कोई ऐसा पहलू था जिसे आप और समझना चाहेंगे? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार तक सोचते रहिए। अलविदा। अलविदा।